हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम पर्सनालिटी के बारे में देखे थे, जिसमें टाइप्स अप्रोच और ट्रेट अप्रोच था। अब देखेंगे सिगमंड फ्रॉइड के साइकोडायनामिक अप्रोच। सिगमंड फ्रॉइड एक फिजिशियन थे, मतलब एक डॉक्टर थे जो हिप्नोटिज्म और ड्रीम एनालिसिस ये सब के थ्रू पेशेंट के बिहेवियरल और इमोशनल इश्यूज़ को सॉल्व करते थे। तो इसके दौरान वो कई सारी चीज़ें नोट किए थे अपने पेशेंट में ही, और उनसे मतलब वो सब एनालिसिस से ये साइकोडायनामिक एनालिसिस आया था, साइकोडायनामिक अप्रोच आया था। तो फ्रॉइड पहली बार कॉन्शियसनेस के बारे में डिस्कस किए थे, और वो 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बताए थे। क्या क्या? कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मतलब जो हम सोच विचार करके सब चीज़ कर रहे हैं, जिसके बारे में हम अवेयर हैं, वो है कॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड जिसके बारे में हम अवेयर ही नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे डेली एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। और प्री कॉन्शियस माइंड वो होता है जो हम करते हैं एक्टिविटीज़ बट उस पर ध्यान नहीं देते। अगर हम उस छोटी चीज़ों को ध्यान दें तो हम प्री कॉन्शियस माइंड के बारे में जान सकते हैं। जैसे कुछ लोगों का आदत होता है कि चेयर में बैठने पे वो पैर हिलाते हैं, एक एक ढंग से ही हिलाते रहते हैं, तो वो लोग कॉन्शियसली वो चीज़ नहीं करते रहते हैं, बट उसको ध्यान देंगे तो उनको पता चलेगा। वो बोले थे कि जो अनकॉन्शियस माइंड है वही हमारे पर्सनालिटी को जज करता है। और पर्सनालिटी इसके प्राइमरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं 3 टाइप के। क्या क्या? इद, ईगो और सुपर ईगो। इद क्या होता है कि ये इंस्टिंक्चुअल एनर्जी पे काम करता है। मतलब जैसे हो गया प्रिमिटिव, जो हमारे आवश्यकता है, प्रिमिटिव नीड्स हैं, जैसे खाना, जैसे रोटी कपड़ा मकान, ये हो गया। और सेक्सुअल एनर्जी, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। बेसिकली जिससे इंसान को प्लेज़र मिलता है। तो ईद क्या होता है? प्लेज़र प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है कि इंसान को जिसमें खुशी मिलती है वो अगर वही काम करे इंसान तो वो ईद से ड्रिवन है। और ईद क्या होता है कि जो मोरल वैल्यूज़ हो गया या एथिक्स हो गया, सोसाइटी के रूल्स हो गए, ये सबको नहीं मानता। ईद क्या है कि अपने मन मर्जी करने वाला चीज़ है। इंसान को जिससे खुशी मिलती है वो वही करेगा जब ईद उसके ऊपर, ईद से वो कंट्रोल्ड होगा। उसके जस्ट अपोजिट है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है? ये मेंटल फंक्शनिंग के मोरल ब्रांच है और मोरल पुलिस है। कहाँ पे क्या कहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, ये सब डिपेंड होता है सुपर, मतलब ये सब जो थॉट्स आते हैं ह्यूमन के अंदर कि नहीं, मुझे अभी इस इंस्टेंस में ऐसे नहीं बोलना चाहिए या ऐसे एक्ट नहीं करना चाहिए। मैं क्लास में हूँ, मेरे टीचर का जो भी वो पढ़ा रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बड़ा बुरा लगते हैं, वो बुरे लगते हैं वो टीचर, तो मैं क्लास में चिल्ला के नहीं बोलूँगी कि आप बुरे हो, आपका पढ़ाने का तरीका गंदा है। उसमें क्या होता है, मेरा जो सुपर ईगो होता है वो डील करता है। तो ये किसके ऊपर, मतलब ये किस फैक्टर पे डील करता है? जो मोरल और एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं। सोसाइटल रूल जो होते हैं। ईगो ये क्या होता है? ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। सुपर ईगो किस पे काम कर रहा था? मोरल प्रिंसिपल पे। ईगो किसके ऊपर काम करेगा? रियलिस्टिक प्रिंसिपल पे। मतलब जो रियलिस्टिक है, जो हो सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं हम कि एक बच्चा है, उसको
मन किया रात को ऐसे मतलब अजीबोगरीब टाइम में कि उसको आइसक्रीम खानी है, तो उसका ईद बोल रहा है उसको कि तू जा, उधर दिख रहा है आइसक्रीम या आइसक्रीम कोन दुकान वाले के पास, खाने का मन कर रहा है, जा उसको छीन ले, खा ले। लेकिन उधर क्या एक्ट करेगा सुपर ईगो, वो क्या करेगा, नहीं, ये परमिसिबल बिहेवियर नहीं है, सोसाइटी ऐसे नहीं चलता। तो सुपर ईगो क्या बोलेगा, उसको रोकेगा उस चीज़ से। तब ईगो क्या करेगा, ईद और सुपर ईगो में बैलेंस क्रिएट करेगा। वो क्या करेगा कि चलो ठीक है, हम ढूंढते हैं कोई रास्ता जिससे आइसक्रीम कोन खा सके। और वो बच्चा क्या करेगा, अपने मम्मी के पास जाएगा, वो आइसक्रीम कोन के लिए बोलेगा कि मुझे खानी है, उसकी मम्मी उसको ला के देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ईगो जो है वो काम किया। तो ईगो एक रेफरी के जैसे काम करता है, हमेशा ईद और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस क्रिएट करता है। ये हो गया सिगमंड फ्रॉइड के साइकोडायनामिक अप्रोच। इसमें और एक चीज़ देखने वाली है कि जब हमारा ईगो सेटिस्फाई या फिर हमारा जो अर्ज है, जो कुछ पाने का ख्वाहिश है, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता है या कहीं ना कहीं हमें वो ज़िंदगी में वो चीज़ कम मिलता है, लैक हो जाता है, तब क्या होता है ईगो के साथ, तब होता है एक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत सारे मैकेनिज्म ऐसे हैं, उसमें से हम 3-4 का एग्जांपल लेंगे ताकि आप लोग समझ पाए। एक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन इसमें क्या होता है कि हम रैशनलाइज करते हैं, एक चीज़ नहीं मिल पाया तो फिर सोचते हैं कि ठीक है, वो इतना भी कीमती चीज़ नहीं था, इतना भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं था, नहीं मिल पाया, कोई दिक्कत नहीं है, हम पाते तो भी ज़्यादा दिन खुश नहीं रहते, मैं भी उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाते। ये आप लोग सुने होंगे बचपन में वो अंगूर खट्टा वाला किस्सा, जिसमें एक उल्फ होता है, उसको अंगूर खानी रहती है, वो बहुत ट्राई करता है लेकिन अंगूर नहीं मिल पाता, फिर वो बोलता है अरे हटाओ यार, अंगूर खट्टे हैं, इसको खा के क्या। तो रैशनलाइजेशन वही होता है कि ईगो को सटाइट करने के लिए हम एक्सक्यूजेस देते हैं, जैसे ये अंगूर खट्टे वाला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म है कि सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है कि डायरेक्शन चेंज किया जाता है। जैसे आप भाग मिल्खा भाग में देखे होंगे कि मिल्खा सिंह का जो रेज था, जो गुस्सा था, उसको वो स्पोर्ट्स में कन्वर्ट किए। तो सब्लिमेशन में क्या होता है, चेंजिंग डायरेक्शन, जो एनर्जी आप एक डायरेक्शन में पुट कर रहे हो उसको दूसरे डायरेक्शन में हम कन्वर्ट किए। इसका एग्जांपल क्या, भाग मिल्खा भाग मूवी, जिसमें वो क्या की कि अपने गुस्सा को, रेज को किस में कन्वर्ट किए, स्पोर्ट्स के डायरेक्शन में कन्वर्ट किए। ऐसे एक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होता है डिनायल। नाम से पता चल रहा है इसमें क्या होता है, डिनाई करता है इंसान। ये एक्सट्रीम केसेस में होता है। इसमें क्या होता है, डिनाई करना या नॉट एक्सेप्टिंग थिंग्स। जैसे किसी के फैमिली मेम्बर्स का डेथ हो गया या लव्ड वन का डिपार्चर हो गया, तो लोग अक्सर ऐसे बहुत होते हैं जो प्रोसेस नहीं कर पाते, वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते, वो बोलते हैं नहीं ये सब झूठ है, ऐसा हुआ ही नहीं है, डिनाई करते हैं बहुत दिन तक। और एक है एक्टिंग आउट। इसमें लोग एक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मतलब अपोजिट थिंग को वो एक्ट करते हैं, एक्टिंग आउट अपोजिट थिंग।
जैसे कोई बार बार नीट एग्ज़ाम दिया, लेकिन वो नीट उसका क्लियर नहीं हुआ, तो वो बोलेगा कि आई नेवर वांटेड टू बी ए डॉक्टर, जबकि वो चाहता था कि अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए तो वो डॉक्टर बनेगा, लेकिन वो नहीं कर पाया, तो वो अपोजिट थिंग बता रहा है, आई नेवर वांटेड टू बी ए डॉक्टर। कब होगा? नीट क्रैक नहीं कर पाया इसीलिए। ये हो गया एक्टिंग आउट। फिर एक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, ह्यूमर। मतलब क्या होता है ये ह्यूमर? पता है क्या है? ये काफ़ी मैच्योर वे है ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म का। ये गिफ्टेड होता है। इसमें जो भी इंसान इस चीज़ से अपना ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म बिल्ड करता है, वो काफ़ी मैच्योर वे में इसको डील करता है। ह्यूमर में क्या होता है कि जो आपकी एनर्जी है वो ह्यूमर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे आप ऐसे लोगों को कभी देखे होंगे कि जिनके ज़िंदगी में बहुत कुछ ख़राब चल रहा होता है, तो वो उस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए छोटे छोटे बातों पे ह्यूमरस बातें करने लगते हैं। ऐसे बातें करेंगे कि सामने वाला हंसेगा, वो लोग खुद भी लाइट माइंडेड फील करेंगे, और इस आल में क्या होगा, वो अपने प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी है वो लोग उसको ह्यूमर में ट्रांसफ़र करते हैं। एनर्जी गेट ट्रांसफ़र टू ह्यूमर। ऐसे और भी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जैसे डे ड्रीमिंग करना, जैसे आइसोलेशन, मतलब आइसोलेटिंग कर देते हैं बच्चे या फिर ह्यूमन, हम लोग भी, कि एक चीज़ से, एक सिचुएशन तुम्हारे मर्ज़ी से नहीं हुआ या तुम्हारे हिसाब से नहीं हुआ, तो उस सिचुएशन से, उस जगह से, उस प्लेस से, इवन उधर चलते हुए वो जो भी उस वक्त में अगर कोई गाना चल रहा है तो उस चीज़ से आप खुद को दूर कर देते हो। फैंटेसी जो इमेजिनेशन, इमेजिनरी वर्ल्ड बनाते हैं, वो भी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि जेके रावलिंग जब हैरी पॉटर लिखे, वो कितना अच्छा फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट किए थे, तो उस टाइम में उनके भी पर्सनल लाइफ में काफ़ी सारे दिक्कतें थे। वो ऐसे रास्ते पे सोते थे, अपने बच्चों के पेट नहीं भर पाते थे। तो हम ये बोल सकते हैं कि वो उस जो भी उनके ज़िंदगी में चल रहा है हार्ड थिंग्स, उससे छुटकारा पाने के लिए वो अपना एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट किए थे। और एक इसका एग्जांपल होता है कंपेंसेशन। ये भयंकर होता है। जैसे कोई पेरेंट्स हैं, उनको पायलट बनना था, पेरेंट में से किसी को पायलट बनना था, वो बन नहीं पाए, अपने इकोनॉमिक सर्कमस्टेंस की वजह से हो या किसी भी वजह से हो, तो वो अपने बच्चे के ऊपर वो चीज़ थोप देते हैं कि तू पायलट बन। मैं आईएएस बनने का सपना देखा था, मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया, तो आईएएस बन। तो ये होता है कंपेंसेशन, भरपाई। अब हम फाइनल टॉपिक देखेंगे, असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। कई सारे टेस्ट होते हैं पर्सनालिटी एसेस करने के लिए। उसमें सब्जेक्टिव मेथड्स रहते हैं, ऑब्जेक्टिव मेथड्स रहते हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स रहते हैं। तो जैसे सब्जेक्टिव हो गया, तो उसमें क्या होगा कि आपको एक स्टोरी आधा सुनाया जाएगा और बोला जाएगा इसके आगे का स्टोरी आप बताइए, 2-3 अलग अलग एंडिंग दे के। तो उसमें जो सिमिलरिटी है, जो पैटर्न है आपके स्टोरी को एंड करने में, उसमें जो साइकोलॉजिकल और इमोशनल फैक्टर यूज हो रहा है, उससे आपका पर्सनैलिटी जज किया जाता है। या फिर आपको कोई ऐसे रैंडम तस्वीर दिखाया जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई क्लॉथ लाया गया, उसमें 2-3 बूंद स्याही या इंक गिराया गया और उसको एक पैटर्न में फोल्ड किया गया, फिर थोड़ी देर बाद उसको खोला गया, तो उसमें एक रैंडम पैटर्न हो जाएगा जिसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन उधर आपको पूछा जाएगा बताओ इसमें आप क्या देख रहे हो। तो उसमें जो चीज़ आप मतलब आपको
वो रैंडम फिगर में से कोई चित्र दिखेगा, कोई पर्टिकुलर थिंग दिखेगा, तो आप उसके बारे में बताएंगे। जैसे आसमान में उड़ते बादल, कभी आपको बिल्ली का शेप में दिख रहा है, कभी कभी आपको लड़की के शेप में दिख रहा है। तो ये जो इंक एंड पेपर वाला टेस्ट है, इसको बोलते हैं रोसच इंक ब्लोट टेस्ट। इंक ब्लोटिंग मेथड के द्वारा किया जाता है, मतलब ऐसे इंक डालना और रैंडम पेपर फोल्ड करना। तो ये हो गया सारे सब्जेक्टिव टेक्निक्स। फिर आता है ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स। इसमें क्या होगा कि आपको कोई मतलब कई सारे क्वेश्चनेट दिया जाएगा, मतलब क्वेश्चंस के एक बुकलेट, जिसमें आपको जज करने के लिए वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस होंगे, और उसमें इधर आपको ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट के हिसाब से टिक करना होगा, या फिर येस नो के हिसाब से, या फिर स्टार रेटिंग देके 1 से 5 स्टार, जिसमें टोटली एग्री, समवॉट एग्री, डिसएग्री, समवॉट डिसएग्री, और फिर एक मीडियम लेन रहेगा कुछ कि नॉट अफेक्टेड। ऐसे सारे उसके ऑप्शंस होते हैं। वो क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से आपको अपने लाइफ में कि आप ऐसे क्या करते हो, उसके ऊपर आपको अपना ओपिनियन देना होता है। और इसके यूज से भी पर्सनैलिटी को एसेस किया जाता है। उसमें अलग अलग क्वेश्चंस के अलग अलग मार्क्स होते हैं, अलग अलग ऑप्शन जो आप चूज़ किए हैं उसका अलग अलग फिर वैल्यूज़ होता है। थर्ड वाला है प्रोजेक्टिव। प्रोजेक्टिव टेक्निक ये इनडायरेक्ट टेक्निक है। इसमें भी क्या होगा, जो सब्जेक्ट रहेगा उसको कोई चीज़ के ऊपर, कोई इशू के ऊपर अपना ओपिनियन देने के लिए बोला जाएगा। जैसे डिस्कशन चल रहा है कि फेमिनिज्म के ऊपर, उसमें आपका ओपिनियन दो, तो सबका अलग अलग ओपिनियन आएगा। बस एग्री डिसएग्री वाला नहीं आता है इसमें, मतलब कई सारे अलग ओपिनियंस आते हैं, उसके हिसाब से आपके पर्सनैलिटी को जज किया जाएगा। फिर होता है बिहेवियरल एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि फ़ेस टू फेस इंटरव्यू होता है। वो बच्चे को जो भी साइकोलॉजिस्ट होंगे वो ऑब्जर्व करेंगे कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फिर उसी हिसाब से रेटिंग्स दिया जाएगा उनको। और ये जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है उसके थ्रू उन बच्चों का पर्सनैलिटी जज किया जाता है। और एक होता है सिचुएशनल टेस्ट। ये सारे जो डिफेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो एसएसबी इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें काफ़ी यूज किया जाता है सिचुएशनल टेस्ट। उसमें ऐसे इंटरव्यू आपको एक सिचुएशन देंगे, एक इमेजिनरी सिचुएशन, बोलेंगे अगर यहाँ पे आप होते तो आप क्या करते। तो इसके थ्रू भी हम एक पर्सन को जज कर सकते हैं, उसके पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं। ऐसे एक मज़ेदार सिचुएशनल टेस्ट का एग्ज़ाम्पल याद आया, कहीं से मैंने सुना था कि एक बार ऐसे इंटरव्यूअर पूछते हैं जो भी सब्जेक्ट हैं उनसे कि एक अंधेरी रात में ऐसे तूफ़ान शुरू हो गया और आप रास्ते में जा रहे हो एक कार में, जिसमें बस 2 ही लोग बैठ सकते हैं, एक ड्राइवर और एक उसके बाजू वाला सीट, और स्पेस नहीं है। और रास्ते में आप देखें कि एक ही जगह पे एक बूढ़ी अम्मा है, आपका घनिष्ठ मित्र है, बेस्ट फ्रेंड है आपका, और एक सुंदर सी लड़की है। तो उधर आप किसको पिक करेंगे अपने साथ बैठ के जाने के लिए। तो उसमें वो सब्जेक्ट बोलते हैं कि सर मैं अपने घनिष्ठ मित्र जो हैं उनको गाड़ी चलाने के लिए बोलूँगा और उनके साथ बूढ़ी अम्मा को भेज दूँगा एक सेफ़र प्लेस में, और मैं उस लड़की के साथ रहूँगा और उसको एक सेफ़र प्लेस दूँगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करूँगा। तो ये एक काफ़ी विटी सवाल था। तो ऐसे सिचुएशनल टेस्ट के सवाल्स होते हैं। ऐसे और भी टेस्ट हैं जैसे पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी टेस्ट और पीएफ स्टडी। तो ये तो आप लोग भी देखे होंगे कि ऐसे पिक्चर्स आते हैं जिसमें 2-2 3-3 चीज़ें एक साथ होता है। जैसे एक इंसान होगा और साथ में एक फ्लावर का वेस भी होगा, और पूछा गया होगा आपको सबसे पहले क्या दिखा।
तो इसके थ्रू भी हम पर्सनालिटी जज कर सकते हैं। कैसे कि उस फिगर में दिखे गए कोई कंस्ट्रक्टिव थिंग के ऊपर अगर आप फोकस किए तो आपका जो पर्सनालिटी है वो पॉजिटिव है या फिर कंस्ट्रक्टिव वे में है, या फिर कोई अगर आप उस जगह में नेगेटिव चीज़ों पे फोकस किए तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ गड़बड़ी चल रहा है, या फिर आप कोई फ्रस्ट्रेशन में हैं या कोई ऐसे नेगेटिव इमोशन के साथ जूझ रहे हैं। इस सभी इंटरव्यूज़ में और भी साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। जैसे रहता है कि 30 सेकंड में कैंडिडेट को 15 पिक्चर शो किया जाएगा और बोला जाएगा कि उसी पिक्चर्स में से आप एक स्टोरी बना के लिखो। तो ये भी एक सिचुएशनल टेस्ट हो जाता है, जिसमें बच्चों को भी कम टाइम दिया जाता है कि लाइक 4 मिनट या 5 मिनट दिया जाएगा और तुरंत फटाक से सारे पिक्चर्स जाएंगे। उनमें जो चीज़ आपको कन्वे किए वो सारे पिक्चर्स, उसके बेसिस में आप एक स्टोरी लिखना होता है आपको। और एक होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो जैसे आप देखे होंगे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी, उसमें क्या होता है कि ये ट्रिक यूज किया जाता है वर्ड एसोसिएशन का, जिसमें जो सब्जेक्ट है वो अनयूजुअल रिस्पॉन्स देता है जिस वर्ड में जो वो अनकॉन्शियसली बोला सबकॉन्शियसली बोला रहता है। तो उसी का कोई इमोशनल बैगेज या इमोशनल इशू उसी के साथ होता है, उस चीज़ के साथ होता है। तो ये हो गए हमारे पर्सनालिटी के पूरे लेक्चर्स। थैंक यू।